हम आपको बता दें कि आज गांधीनगर में अहम बैठक होने वाली है नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी की। इस वक्त नितिन गडकरी हमारे साथ हैं, उनके साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। सीधे चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक। धन्यवाद श्वेता। आजकल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में हैं। चाहे रूठे अडवाणी को मनाने का मामला हो या उनकी बड़ी भूमिका तय करने का सवाल हो, खास किरदार में है नितिन गडकरी जी। इस वक्त वो खुद हमारे साथ मौजूद है। खास बात यह है कि बैठकें जो चल रही हैं अडवाणी और जोशी की भूमिका को तय करने के लिए, उसमें अहम किरदार नितिन गडकरी का रोल है उसमें। नितिन जी, आज तक में आपका स्वागत है। संकट मोचक है आजकल पार्टी के, आप चाहे सरकार फॉर्मेशन का सवाल हो। मैं कोई संकट मोचक नहीं हूँ। हमारे पार्टी में कोई रूठे नहीं है और किसी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं है। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आप ये सब बातें क्यों कहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। नहीं, पहले रूठे हुए थे ना, तब भी आपने मनाया अडवाणी। कोई रूठे हुए नहीं है। हम लोग अपने सब मिलकर अपना विजय मिलेगा इस पर आश्वस्त है और स्वाभाविक रूप से आगे चलने के बाद हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और इनके साथ बैठकर आगे की हमारे बारे में कैसा सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका विचार पार्टी में हो रहा है। और वैसे भी हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं, इसलिए आपके मन में जितनी कल्पना आती है ऐसा कुछ नहीं है। कल्पना की बात नहीं, सरकार फॉर्मेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौन क्या होगा, सरकार का शेप कैसी होगी, कौन मंत्री बनेगा, तो उस पर क्या किस ढंग से सोच रहे हैं, कैसी शेप होगी सरकार की? देखो, ये सरकार कैसी होगी ये तय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और ये उन्हीं के अधिकार पर वो तय करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और ये सरकार कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इसके बारे में पूरी बातें अंतिम निर्णय करने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। जो बनेगा वो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है और पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं और दोनों जिस प्रकार से हमको सहयोग मांगेंगे, जो भी बात उनको होगी उसमें हम उनको मदद करेंगे। लेकिन आप कल से एक्सरसाइज अपनाए। पहले नरेंद्र मोदी ने आपको बुलाया कि आप अडवाणी जी की भूमिका को लेके बात कीजिए, क्योंकि आपके अलावा अडवाणी जी से कोई बात नहीं कर सकता, मना नहीं सकता। तो अडवाणी जी से मिले, आप तमाम बड़े नेताओं से मिले। अडवाणी जी की भूमिका क्या देखते हैं? अहम भूमिका होगी सरकार और पार्टी में उनकी? पहली बात तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव में मैं उनको मिल नहीं पाया। मेरा भी चुनाव था, फिर मैं प्रचार में चला गया, तो उन्होंने कहा कि एक दिन आओ तो गप्पे मारेंगे। को क्यों बुलाया नितिन जी? ये बात गले उतर नहीं रही है। देखिए, आप कुछ भी डिप्लोमेटिक जवाब देते रहे, लेकिन इतना सच है कि आप ही को क्यों बुलाया, बाकी लोग कौन सा मिल पाए? ऐसा नहीं है, सब लोग मिलते हैं और मैं राजनाथ सिंह जी के घर पर गया। ये रूटीन है, हम एक टीम के पार्ट है, हम एक दूसरे को मिलते। कल जोशी जी किया गया, अडवाणी जी किया गया। पहली बार मैं दिल्ली में कल आया हूँ। आप इन सब बातों को इतने अर्थ लगाते हैं और निकालते हैं। जोशी जी और अडवाणी की भूमिका क्या होगी? अहम भूमिका होगी। हमारे पार्टी के वो बहुत कद्दावर ज्येष्ठ नेता है, उनका मान सम्मान रखकर पार्टी कोई निर्णय करती है और उनके बारे में निर्णय करने के लिए कोई हमने निर्णय करने की जरूरत नहीं है। वो इतने सीनियर हैं कि उनके बारे में पार्टी सब उचित निर्णय करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई समस्या है। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरह, जैसे यूपीए चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वो चेयरपर्सन थी, तो क्या अडवाणी जी के लिए ऐसा ही कोई पोस्ट ढूंढी जा रही है ताकि एक सम्मानजनक स्थिति पर उनको बिठाया जाए? देखिए, इसकी चर्चा मीडिया में तो नहीं होगी। ये हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी जी, इनके दोनों के नेतृत्व में पार्टी एनडीए आगे जाएगी और दोनों के बाद ये सब बातों का विचार निश्चित रूप से पार्टी में जो करना है वो करेंगे। और हमने हर समय हमारे बुजुर्ग नेताओं का सम्मान रखा है और इसलिए उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे जाएंगे। लेकिन अहम भूमिका होगी, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। जो कहा जा रहा था कि साइडलाइन कर दिया गया है, उनको चुनाव मनमाफिक जगह से लड़ने गया, तो अहम भूमिका तो रहेगी अडवाणी जी की। इसमें शीर्ष पद पे बैठेंगे वो। अडवाणी जी और अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमारे घरों में एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के जैसे फोटो है, वैसे अटल जी अडवाणी का है। वो हमारे संस्थापक है, उनको अलग थलग करने कोई प्रश्न ही उद्भूत नहीं। उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर नरेंद्र मोदी हम लोग सब लोग काम करते हैं। आपके मन में ऐसा क्यों आता है? जो बात नहीं हो रही वो आप क्यों लोगों के पास जाकर पहुंचाने की कोशिश करते हो? सम्मानजनक उनको पद दिया जाएगा अडवाणी जी की आवश्यकता ही नहीं है। अडवाणी जी का मान सम्मान प्रतिष्ठा इस पार्टी में, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता। वो हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। नहीं, पार्टी और सरकार, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, मोदी बहुत जूनियर रहे हैं, उनसे उनके अंडर काम किया है, तो अडवाणी जी को लेके कहीं ना कहीं दुविधा तो है पार्टी में। डॉक्टर जोशी को लेके है कि उनको ऐसा क्या पद क्रिएट किया जाए, उनके लिए क्या उनको स्थान दिया जाए? अडवाणी जी, जोशी जी और पुराने ज्येष्ठ नेताओं के बारे में पार्टी में कोई दुविधा नहीं है। सबके बारे में सम्मान पूर्वक उनसे मार्गदर्शन लेकर हम सब लोग काम करते हैं और इस प्रकार की बात जो मीडिया में आती है वो सारासार गलत है। नहीं, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन उनका कुछ तो किया जाएगा ना, कुछ तो उनको सब। आप अब देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आप ऐसी बात बिल्कुल मत मन में लाइए।
इस पार्टी में हम एक टीम स्पिरिट में काम करते हैं। ये कोई माँ बेटों की, पिता पुत्र की पार्टी नहीं है। और हमारे जो ज्येष्ठ नेता है उनसे चर्चा करके ही हमारी पार्टी निर्णय करती है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो बात आपके मन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सम्मानपूर्वक और सबसे बात करके, चर्चा करके, लोकतांत्रिक मार्ग से पार्टी के निर्णय होगा। उनका सम्मान रखा जाए, उनके सम्मान और कद को देखते हुए कोई ना कोई भूमिका तय की जाएगी। देखिए, पार्टी में इन सब बातों का विचार करके हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर सब बातों का बिल्कुल विचार करेंगे, सबसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे और उचित निर्णय करेंगे। नितिन जी, आपको क्लीन चिट मिली, इनकम टैक्स की जो जांच चल रही थी कहा गया, लेकिन सवाल उठता है कि जब ऐसा कोई जांच ही नहीं चल रही है, जब आपको दोबारा अध्यक्ष बनना था तो ये मामला क्यों उठा? कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग ही लग गए थे आपके पीछे, आपको पसंद नहीं करते, आपकी कार्यशैली को पसंद नहीं थे और आप आज क्लीन चिट मिल रही है। फिर ये सवाल उठा कि दोबारा अध्यक्ष की कुर्सी तक आप दोबारा से पहुंच सकते हैं या आपको बनाया जा सकता है, दोबारा अध्यक्ष पद संभालने को तैयार हैं आप? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पिछले 1.5 साल में मैं बार बार कह चुका हूँ, मेरे को कोई नोटिस नहीं। और मेरे को जिस दिन मैंने फॉर्म रिजाइन किया उस दिन के बाद आप लोगों ने बोलना बंद कर दिया मीडिया में, कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं। जहां तक अध्यक्ष बनने की बात है, अभी इस बार एक बार मैं 3 साल अध्यक्ष रह चुका हूं, अब अध्यक्ष बनने की मेरी तो भी इच्छा नहीं है। और राजनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी को इतनी अच्छी सफलता मिल रही है तो इसके बाद में उन्होंने इच्छा भी जताई है कि वो अध्यक्ष करके रहना चाहते, तो उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। और इसलिए ये विषय भी अप्रस्तुत है, इसका कोई न मैंने इच्छा जताई ना पार्टी ने मुझे ऑफर किया। तो मुझे लगता है कि ये केवल मीडिया में जब चर्चा होती है तो उससे ले, मतलब आप मोदी सरकार में बड़ा पद, मंत्री पद की तरफ निगाह लगाए हो, कौन सा मंत्री पद की निगाह? मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आज तक मैं अध्यक्ष बना नहीं बना, बहुत पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने कभी पार्टी को कुछ कहा नहीं कि मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है पार्टी जो भी काम देती है वो काम मैं करूंगा। ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक सवाल है नितिन जी, ऐसा नहीं है कि आप कोई मंत्रालय का डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, कोई तो किसी मन में तो आपके ख्याल आता होगा कौन सा मंत्री पद लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का अधिकार होता है किसको कौन डिपार्टमेंट देना है। और मुझे लगता है आप जल्दी कर रहे हो। इन सब बातों का विचार नरेंद्र मोदी जी सोच समझकर उचित निर्णय करेंगे और जिसको लगता है उससे चर्चा करेंगे और जो काम हमको बताएंगे वो काम हम करेंगे। तो अकेले निर्णय करेंगे, जैसे कहा जाता है उनके बारे में कि मोदी इतने बड़े हो गए हैं, हर फैसले वो खुद लेते हैं, तो आपने कहा कि वो खुद तय करेंगे। आप गलत कह रहे हो, मोदी जी कभी ऐसा नहीं करते। मोदी जी ने खुद मुझे कहा सब बातों को सबको साथ लेकर सबसे चर्चा करके निर्णय करना चाहते हैं। अब उनको देश को चलाना है और उन्हें सबको साथ लेकर एक टीम के रूप में चलने का उनका स्वभाव भी रहा है और काम भी करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इमेज वर्सेस रियलिटी वाली ये कहानी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास हो, देश का भविष्य बदले और हमारा देश भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान विकास की ओर जाए, सुशासन आए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। यही हमारी विचार का दिशा भी है और यही हम करने वाले हैं। नितिन जी, आपने कहा कि जो रेड पड़ी, आईटी जांच की बात हुई, आपने कहा कि कुछ नहीं है मामला, आपकी पार्टी क्यों नहीं कन्विंस हुई आपकी इन दलीलों से? देखिए, पहली बात तो मैं न रेड पड़ी, न सर्च हुआ, न सर्व क्या हुआ तो वो डिपार्टमेंट को पता होगा। जिन कंपनियों पड़े उसमें मैं डायरेक्टर भी नहीं, मेरा शेयर होल्डिंग नहीं, मेरा कोई लेना देना। ये पार्टी क्यों नहीं कन्विंस हुई इन दलीलों से आपकी? आप देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं पार्टी के बारे में किसी व्यक्ति के प्रति मेरी कोई तकरार नहीं है और ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी और क्यों थी, क्या थी, उसका भी मुझे अब पार्टी के लोग भी शामिल थे? देखो, नहीं, बिल्कुल पार्टी के लोग शामिल नहीं थे। और एक बात पक्की है कि मुझे सबसे बड़ा आनंद इस बात का है कि मैंने जीवन में जो कुछ काम किया उसमें कभी मेरे ऊपर लांछन नहीं आया। पर दिल्ली में कुछ लोगों ने मीडिया में इधर उठा के कुछ लगाए थे, आज उससे कम से कम मुझे तसल्ली और इसे आनंद कोई पद मिलने से मुझे 10 गुना ज्यादा है कि मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं, क्राइसिस में आप आजकल लगे हुए हैं पार्टी को ठीक करने के लिए। शक्कर डालना या मशीन में अगर लुब्रिकेंट ऑयल डालना तो वो अच्छी चलती रहती है। ये कार्यकर्ता करके हमारा सबका काम रहता है, हम वो करते रहते हैं। लेकिन पार्टी फिर आपके साथ क्यों नहीं रही? दरकिनार कर दिया उस वक्त जब क्राइसिस में आप थे। आपकी क्राइसिस में पार्टी खड़ी नहीं रही, आप पार्टी की क्राइसिस में आजकल लगे हुए हैं। देखिए, मैं पार्टी हर समय मेरे साथ खड़ी रही। जब पार्टी मेरे कारण अड़चन में आई तब मैंने पार्टी को कहा कि मेरे कारण पार्टी का अड़चन आती है तो मैं रिजाइन करता हूँ, मैं बाजू हटाऊँ। मुझे किसी ने हटाया नहीं, मुझे किसी ने रिजाइन देने कहा नहीं। लेकिन नितिन जी, एक मैसेज जा रहा है कि आप लोग सब गांधीनगर जा रहे हैं, गांधीनगर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, पार्टी अध्यक्ष दिल्ली में हैं, तमाम लोग दिल्ली में हैं। अब नरेंद्र मोदी यहाँ आने के बजाय पहले वो यहाँ आते थे, अब दिल्ली। एक बात समझ लीजिए, उन्होंने मुझे खुद कहा कि नितिन मैं खुद दिल्ली आता, पर मैं अभी अहमदाबाद में वो भी अपना आखिरी काम पूरा सब कर रहे हैं, वहाँ बहुत थे तो क्या करना, कैसे बैठना। तो मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हम आते हैं, रात का भोजन आप क्या करेंगे।
अब इसमें मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी हमारे घर पर आते हैं, मेरे घर पर आते हैं, नारायण जी के घर पर आते हैं, अडवाणी जी घर पर जाते हैं, क्या हमारे बीच में हम एक दूसरे के घर जाते हैं उसमें तो कोई मान सम्मान नहीं होता? आप ऐसा अर्थ क्यों निकालते हैं? आज हम उनके साथ खाना खाएंगे अहमदाबाद आकर, कल नई दिल्ली आएंगे तो हमारे घर पे खाएंगे। इसमें हमारे पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, इस प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अब वो ज़्यादा बिजी है वहाँ, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स को लाया जा रहा है, मंत्रालय सौंपे जाएंगे, उनका उपयोग किया जाएगा। मोदी जो सरकार होगी उसकी शेप अलग होगी, अलग ढंग से मोदी फंक्शन करते हैं। नेताओं की ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उनको एक पद, एक मंत्रालय दिए जाने की बातें हो रही है कि कुछ टेक्नोक्रेट्स को ला करके। देखिए, ये बात तो मैं आपके मुंह से सुनता हूँ। मुझे लगता है कि अब इस बारे में आज जल्दी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा। इस देश के विकास के लिए, देश के भविष्य को बदलने के लिए पार्टी में किसका सहयोग लेना चाहिए, आगे कैसे जाना चाहिए, इस बात का विचार पार्टी भी करेगी और नरेंद्र भाई भी करेंगे, और हम सब लोग मिलकर उनको सुझाव भी देंगे। और देश के हित में आगे जाने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक है वो निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि वो देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, गाँव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। आज की आर्थिक स्थिति है, सुरक्षा की स्थिति है, इसको बदलना चाहते हैं। इतना तो जरूर है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार होगी उसकी शक्ल सूरत कुछ दूसरे सरकारों से अलग होगी। चाहे अटल की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं ये अलग, तो बात तो ऑब्वियस है। ये पार्टी विथ ए डिफरेंस हमने कहा है। कांग्रेस में और हमारे में बहुत ज्यादा फर्क है। हम निश्चित रूप से ये जो मालक मालकिन वाली सरकार हमारी नहीं रहेगी। नहीं, अटल जी की सरकार से तो अलग होगी। देखो, अटल जी की विरासत को लेकर हम आगे जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है कि हमारी मेजोरिटी रहे न रहे, जो भी हमारे साथ आना चाहते सबको हम साथ में लेकर चलेंगे। और मोदी जी ने ही फेडरल कैरेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके ऊपर हर बार आवाज उठाया। और जब केंद्र की कांग्रेस सरकार विपक्षी सरकारों के साथ अन्याय करती थी, तब मोदी जी ने कहा कि नहीं, फेडरल कैरेक्टर पर हमारा विश्वास है, और हम जहां हमारे विरोधी भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो और छोटी मोटी बड़ी पार्टियों की हो, उनके सबके साथ न्याय होगा और सबको समान अवसर और संधि मिलेगी और सबका बराबर विकास होगा। यही सूत्र लेकर लेकिन जब बार बार कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं माँ बेटे की सरकार, तो आपके यहाँ भी ये दो पावर सेंटर तो नहीं होंगे? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी रहे, राजनाथ सिंह रहे या आप बने, एक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे, दो पावर सेंटर आपको लगता है नहीं होने चाहिए? हमारे यहाँ कोई पावर सेंटर व्यक्ति नहीं होता, हम सामूहिक रूप से काम करते हैं। और अटल जी और अडवाणी जी ने जो विरासत हमको दी है उसकी एक सिस्टम है, और उसी सिस्टम पर हम काम करते हैं। केवल हमारी अड़चन यह है कि हम अंदर में जिस प्रकार से काम करते हैं उसमें कुछ लोग उसको अलग तरीके से समझकर गलत बात को समझते हैं, लेकिन इतनी बात है। लेकिन इस बार तो नागपुर भी सुना है कि रिमोट कंट्रोल के तौर पे काम करेगा, उन्हीं के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं है, और हम लोग किसी के रिमोट कंट्रोल पे काम नहीं करते हैं, और कोई हमको कहता भी नहीं है। हम तो स्वयंसेवक है, हमको कहने की जरूरत ही नहीं है। संघ इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ कन्विक्शंस, और इसलिए ये बातें कभी आती ही नहीं कहीं। और संघ भी कभी कहता है ना, कोई डिक्टेट करता है ना कोई टर्म, ये आपके मन की जो बातें, मनगढ़ंत बातें रहती है वो चलती रहती है। जी, पर संघ के उम्मीदवार थे ना नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने उसके ऊपर मोहर लगाई। संघ ने कहा कि नरेंद्र मोदी को बनाइए, नरेंद्र मोदी की लहर है, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीत सकते हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी के सबसे कद्दावर लोकप्रिय नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको उम्मीदवार करके यूनानिमसली तय किया है, कोई संघ ने नहीं तय किया है। लेकिन संघ जितना 1977 के बाद संघ जितना खुल करके नितिन जी सामने आया, वो पहले नहीं आया। 1977 के बाद पहली बार है कि घर घर में जाकर के उन्होंने वोट मांगे, काम किया नीचे लेवल पे। ये ऐसा क्यों? क्या नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ? इस बार सवाल ये था कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये था कि हमारा देश बचेगा या नहीं बचेगा। सुरक्षा के दूसरे इंटरनल एक्सटर्नल सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, देश संकट में था और इसमें देश को बचाना चाहिए, इस भावना से संघ ने राष्ट्र कारण में काम किया। वो राजकारण जो है, सत्ता कारण है, उससे संघ का कोई संबंध नहीं। जो राष्ट्र कारण है, देश का हित है, उसके लिए काम किया। और अनेक लोगों ने काम किया जिनका राजनीति से, सक्रिय राजनीति से, सत्ता के राजनीति से कोई संबंध नहीं, फिर भी देश के लिए जिन्होंने काम किया उसमें उन लोगों ने काम किया है। अगर मोदी की जगह दूसरा कोई बीजेपी का लीडर होता, प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार, क्या बीजेपी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं यहां तक पहुंच पाती, या सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ऐसे इकलौते लीडर थे जो यहां तक पहुंचा पाए? ये बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी इस समय हमारे पार्टी के सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता है, और इसीलिए वो हमारे उम्मीदवार बने। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए, और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और महंगाई का जो विश्व रिकॉर्ड किया है, ये सब बातों इकट्ठा होकर हमको ये अच्छी सफलता मिली। मतलब कोई और लीडर होता तो हो सकता है बीजेपी स्टेज तक ना पहुंच पाती। देखिए, ये आज विषय का अप्रस्तुत सवाल है। जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लड़े हैं और हम सब ने उस बात को स्वीकार किया है, तो ये सवाल पैदा ही कहाँ होता है? मोदी में है बीजेपी, अटल और अडवाणी का युग खत्म, अब मोदी युग शुरुआत। देखो, अटल अडवाणी जी का युग कभी खत्म नहीं होता।
अटल आडवाणी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, संस्थापक है, और उनसे प्रेरणा लेकर ही हम काम करते हैं। और मोदी जी हो, मैं हूँ, राजनाथ जी, हम सब अटल जी, आडवाणी जी को अभिवादन करके ही काम करते हैं। तालमेल बैठ पाएगा नागपुर और दिल्ली में, आपको लगता है? सब तालमेल ठीक है, हमारी कोई चिंता नहीं, कोई प्रश्न समस्या हमारे सामने खड़ी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, हमारे सामने प्रश्न ये है कि मीडिया में जो परसेप्शन और चर्चाएं होती है उसको कैसे संभाला और उसको कैसे कहना, यही है। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल विश्वास रखिए, पूरा तालमेल है और देश के हित में सब सही निर्णय करके हम सही दिशा में जाएंगे। और नितिन जी, क्यों ऐसा कहा गया कि ये बीजेपी का कम, संघ का चुनाव ज्यादा था? संघ की प्रतिष्ठा दांव पे थी कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा क्यों? ये पूरे देश के जो देश पर प्रेम करने वाले सब लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल था कि ये देश बचे और देश का विकास हो। देश में महंगाई बढ़ी थी, देश की आर्थिक हालत खराब थी, डॉलर की तुलना में रुपया नीचे चला गया था। इस परिस्थिति से देश बाहर आए और देश एक सुशासन के द्वारा एक प्रगति और विकास की ओर जाए, ये देश की अपेक्षा और देश के सभी लोगों ने इसके साथ सहयोग किया है। संघ का एक एजेंडा रहा है नितिन जी, संघ का एक एजेंडा रहा है कि राम मंदिर और अयोध्या, हिंदुत्व। क्या आपको लगता है दोनों चीजें जो है बीजेपी ने दोनों ठंडे बस्ते में डाल दिया है? संघ के इस एजेंडा को मैनिफेस्टो में बीजेपी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन में राम मंदिर का मुद्दा समेट दिया गया। क्या आप ये ठंडे बस्ते में चलेंगे दोनों इशू? कोई देखो, जो बातें हमने आज तक तय की है और जो हमारी है, जो पार्ट ऑफ हमारी आइडियोलॉजी है, उन सब बातों पर हम कायम है और उसको लेकर ही हम आगे जा रहे हैं। आपके मन में जो शंका है, ऐसी कोई शंका मत करिए और ऐसा कोई अविश्वास मत करिए। सब बातों को लेकर हम लोग ठीक प्रकार से आगे जाएंगे। नहीं, राम मंदिर का मुद्दा फ्रंट पेज पे हुआ करता था, लेकिन आखिरी पेज पे इस बार बीजेपी ऐसा है, अगर पहले पेज पे आया तो पहले पेज पे क्यों लिखा, थर्ड पेज पे आया तो थर्ड पेज पे क्यों लिखा, और चौथे पेज पे तो चौथे पेज। आप दोनों बातों से डफरी बजाने का काम करते हैं और इसलिए ये कोई पेज पे लिखने से उसका कोई महत्व होता है, कम होता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। क्या भव्य राम मंदिर बनना चाहिए? आप उम्मीद करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार बनते ही भव्य राम मंदिर, आपकी कमिटमेंट भी रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना चाहिए? देखिए, ये विषय राजनीति का नहीं बनना चाहिए, सबके सहयोग से ये काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे थोड़ी एक दो आखिरी सवाल है नितिन जी। पहला काम नरेंद्र मोदी सरकार क्या करे? नरेंद्र मोदी देश में एक मैसेज आए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए पहले आप सरकार बनते, प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते ही? ये काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद डिक्लेयर करेंगे और वो करने का अधिकार उन्हीं का है। शपथ कब तक लेंगे नरेंद्र मोदी? वो तो वही निर्णय करेंगे, पार्टी तय करेगी और वो निर्णय करेंगे। एक चलते चलते एक आखिरी सवाल नितिन जी, क्या 370, कश्मीर, पाकिस्तान, ये एक अहम मुद्दे हैं, पाकिस्तान को लेकर आपको लगता है नरेंद्र मोदी सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम शांति चाहते हैं, हम सुशासन के द्वारा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति करते हैं और वो विकास का मॉडल है। हम पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आतंकवाद को सहन करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारा टॉलरेंस 0 है और हम पाकिस्तान और हम दोनों देश गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। क्या बातचीत करनी चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार को? पहली बात तो ऐसी है कि लोकतंत्र में हर बार बातें होती रहती है, चर्चाएं होती रहती है, पर आतंकवाद के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है, ये बात दुनिया ने जरूर याद रखना चाहिए। कश्मीर और 370 के बारे में क्या है? पार्टी कह चुकी है, इस बातों को स्पष्ट कर चुकी है। धन्यवाद नितिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज तक को टाइम देने के लिए। ये था बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी जी।